प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी यूट्यूब के थंबनेल से समझ रहे हैं कि आज हम सभी यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के रिसर्च एप्टीट्यूड पर अति नवीनतम PYQ जो आपको वर्ष 2023 जून का सटीक प्रश्नोत्तरी को समझा जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह प्रैक्टिस सेट है जो पार्ट 1 में आपको बाइलिंगुअल रहेगा। तो प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित प्रतिचयन विधियों में से किसमें प्रतिदर्श को एक संयोगिक और अव्यवस्थित प्रतिदर्श कहा जाता है? ए. परियोजनात्मक प्रतिचयन, बी. कोटा प्रतिचयन, सी. स्तरबद्ध यादृच्छिक प्रतिचयन, डी. सुविधानुसार प्रतिचयन। अंग्रेजी है इसकी। इन which of the following sampling methods the sample is also known as an accidental sample and a haphazard sample? A. Purposive sampling, B. Quota sampling, C. Stratified random sampling और C. Convenience sampling। आपको A, B, C, D से सही उत्तर का चयन करना है कि A, B, C, D सही क्या होगा ऑप्शन से। तो सबसे पहले समझे कि रिसर्च यह हमारा शोध से संबंधित प्रश्न है और शोध की विधि क्या है, शोध में प्रतिचयन क्या है, ये कैसे हम इस प्रश्न का उत्तर को समझे। ऑप्शन है आपका परियोजनात्मक चयन, परपजिव सैंपलिंग, कोटा प्रतिचयन, स्तरबद्ध यादृच्छिक प्रतिचयन, सुविधानुसार प्रतिचयन। तो सबसे पहले समझे कि प्रतिचयन क्या है। सबसे पहले प्रतिचयन इसको बोलते हैं सैंपल, इसको बोलते हैं हिंदी में न्यायादर्श भी। ये आपको सैंपल का न्यायादर्श प्रतिचयन का भी कहा जाता है। तो सैंपल का मतलब समझिए कि जब कुछ सामान हम लोग को लेना होता है तो उसका सैंपल देखते हैं कि यह क्या है। जैसे जब हम सब चावल पकाते हैं तो भात बनता है। जब भात बना कि नहीं तो उबलते हुए पानी से चावल के कुछ अंश को निकालकर उसको टटोला जाता है कि यह चावल सीझा है कि नहीं। तो कितनी मात्रा में लिया गया, थोड़ी सी मात्रा में, बहुत सारे में से थोड़ी सी मात्रा को निकाला गया, तो यही हमारा है सैंपल। नमूना इसको कहिए, उसको नमूना के रूप में कि उसको देखा गया, यह हमारा सैंपल। तो सैंपल आपको दो प्रकार के होते हैं। सैंपल आपको दो प्रकार के होते हैं। एक है आपका प्रोबेबल और दूसरा है आपका नॉन प्रोबेबल। इसको हिंदी में बोलते हैं संभाव्य और यह है आपका असंभाव्य। आप ध्यान देंगे कि जब भी रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ें तो विशेषकर आप इंग्लिश में ही रखें, इंग्लिश में ही, इसलिए कि इंग्लिश इसका एक ही रहता है और हिंदी करने पर यह अनेक
अनेकार्थी शब्द में पर्यायवाची इसका बहुत भिन्नात्मक होता है, जो कहीं कहीं डिफ़िकल्टी लेवल को प्रदर्शित करता है। तो इसका जब भी सॉल्यूशन निकाले तो आप इसका इंग्लिश रूप को ही लेकर चलेंगे, और यूजीसी नेट भी आपको हिंदी से बेहतर इंग्लिश का ही मान्यता दिया है कि जो भी सही उत्तर गलत हो उसको आपका अंग्रेजी मान्यता होगा। तो सैंपल हमारे दो प्रकार के हैं, प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल। तो प्रोबेबल संभाव्य, प्रोबेबल को हिंदी में कहें संभाव्य प्रतिचयन, यानी प्रोबेबल सैंपल, और ये है आपका नॉन प्रोबेबल सैंपल। ठीक है। तो प्रोबेबल सैंपल में आपको है कि यहाँ कोई भी चीज पक्षपात नहीं होता है, यहाँ पक्षपात नहीं होता है, भेदभाव नहीं होता है, यहाँ आपको मनमानी नहीं होती है, यहाँ आपको अनियमितता नहीं मिलती है, और यह जो है आपको संभाव्य प्रतिदर्श, इसमें सभी को चुने जाने की संभावना होती है, सभी चुने जाने की संभावना होती है। और इसी का जस्ट अपोजिट ये आपका असंभाव, इसमें पक्षपात भी होता है, भेदभाव भी, मनमानी और अनियमितता भी, और सभी के चुने जाने की पूरी संभावना नहीं होती है। यह है आपका असंभाव्य और संभाव्य। तो इसको जब भी हम समाधान करें तो प्रोबेबल सैंपल में इसके काइंड को देखेंगे कि प्रोबेबल सैंपल आपको कितने प्रकार के हैं। तो ये आपको 4 प्रकार के हैं, प्रोबेबल सैंपल आपको 4 प्रकार के हैं। ये 4 प्रकार है आपका 1 नंबर में सिंपल रैंडम सैंपलिंग, दूसरा है आपका स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, और तीसरा है आपका एरिया और क्लस्टर, इसे एरिया कहेंगे या क्लस्टर सैंपलिंग। चौथा है आपका सिस्टमैटिक सैंपलिंग, ये आप अंग्रेजी में ही ध्यान रखेंगे, हिंदी इसका रूपांतर करने पर परीक्षा में आपको दिक्कत होगी। तो मज़ेदार बात ये है कि ये चार ही आपको संभाव्य है, बाद बाकी जो भी न्यायादर्श मिलेंगे वो सब के सब आपको नॉन प्रोबेबल में आएंगे, असंभाव्य। तो ये 4 को आप याद रखना है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, एरिया और क्लस्टर सैंपलिंग, और चौथा है आपका सिस्टमेटिक सैंपलिंग। इसका याद रखिए SSA, यही है आपका संभाव्य, यह है आपका प्रोबेबल सैंपल। तो S से है आपका सिंपल रैंडम सैंपलिंग, दूसरा का S से है आपको स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, और तीसरा है आपका सिस्टमैटिक, और चौथा है आपका एरिया बोलिए या क्लस्टर। इसको A या C भी आप रख सकते हैं, एरिया या क्लस्टर। तो ये आपको याद रखते हैं SSA या SSC। तो ये आपको सारे के सारे प्रोबेबल सैंपल के अंतर्गत, बाद बाकी जो भी सैंपल हैं वो सब के सब आपको नॉन प्रोबेबल में होंगे। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा है। अब हमारा प्रश्न है कि किन विधियों में प्रतिदर्श को एक संयोगिक और अव्यवस्थित, तो संयोगिक और अव्यवस्थित प्रतिचयन आपको सुविधानुसार में, यह है आपका ऑप्शन डी, यह है आपका सुविधानुसार, इसमें यह है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी का
नॉन प्रोबेबल सैंपल का यह एक उदाहरण है, उसी का एक पार्ट है सुविधानुसार। इसका अंग्रेजी है कन्वेनियंस सैंपलिंग, और इसमें ही यह एक संयोग और अव्यवस्थित, इसमें अपने मन से सुविधानुसार इसका चयन किया जाता है। तो इस विधि में कहीं भी और किसी भी जगह इसको किया जा सकता है। तो हमारा सही ऑप्शन आपका डी है, कन्वेंस सैंपलिंग। ए बी सी आपका नहीं है, डी यहाँ सही है। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा आपका कन्वेनियंस सैंपलिंग। अगला प्रश्न, चरों में किसी भी प्रकार के हेर फेर के बिना प्राकृतिक वातावरण में मानवों और गैर मानवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? ए अर्थ प्रयोगात्मक अनुसंधान, बी प्रेक्षणात्मक अनुसंधान, सी विषयनिष्ठ अनुसंधान और डी मानव मितीय अनुसंधान। अंग्रेजी है इसकी, द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस इन द नेचुरल एनवायरनमेंट विदाउट एनी मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड। क्वेसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, सब्जेक्टिव रिसर्च और एंथ्रोपोमेट्रिक रिसर्च। आपको सही ऑप्शन का चयन करना है, ए बी सी और डी से। ये आपका डी है, ये है यहाँ सब्जेक्टिव रिसर्च। चलिए, तो चर में हेर फेर, चर में हेर फेर, आपको ध्यान देने वाली बात है कि शोधकर्ता जब प्रैक्टिशनर रिसर्चर अपने शोध से संबंधित प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए अवलोकन करता है, वह क्या करता है? ऑब्जर्वेशन करता है, प्रेक्षण करता है। इस संबंधी अध्ययन का उपयोग जब करता है तो यह तथ्य पर आधारित होता है कि शोधकर्ता रिसर्चर है, वह अवलोकन क्या करता है, अवलोकन क्या करता है, क्या पर फोकस है। इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप या चरों में हेर फेर, चरों में हेर फेर नहीं होता है। इसमें नियंत्रण, कंट्रोल अथवा उपचार भी नहीं होता है। यह प्रेक्षणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, प्रेक्षणात्मक अनुसंधान में प्राकृतिक वातावरण में यह अध्ययन किया जाता है। सही उत्तर है इसका ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेटिव रिसर्च। चलिए अगला प्रश्न, इन द सबमिशन ऑफ थीसिस इफ ए स्टूडेंट इज फाउंड टू कमिट plagiarism of level 3 as per UGC regulation 2018 on plagiarism, the following penalty will be imposed. A है आपका, student shall be debarred from submitting the revised thesis for a period of 1 year. B है आपको, students registration for that program shall be cancelled. C है आपको, स्टूडेंट शैल बी डिबार्ड फ्रॉम सबमिटिंग द रिवाइज्ड थीसिस फॉर 6 months. D, स्टूडेंट शैल बी आस्क्ड टू सबमिट द रिवाइज्ड थीसिस विद इन 6 months. हिंदी है इसकी, यदि किसी विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंध में यह पाया जाता है कि उसने साहित्यिक चोरी से संबंधित यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार स्तर 3 की साहित्यिक चोरी की है, तो उस पर निम्नलिखित में से कौन सा जुर्माना लगाया जाएगा? ए बी सी डी से आपको सही उत्तर का चयन करना है कि क्या होगा।
सबसे पहले समझें कि प्लेगियरिज्म यह जो है आपको, यह है साहित्यिक चोरी, इसको कहते हैं साहित्यिक चोरी। तो यह प्लेगियरिज्म जो है आपको प्लेगियरियस जो आपको लैटिन भाषा में है, उसका यह रूपांतर है प्लेगियरिज्म। इसका अर्थ होता है अपहरण। क्या होता है? अपहरण। जब किसी दूसरे कलाकार या लेखक के काम का उपयोग अपने मौलिक कृति के रूप में, उसके कंटेंट को अपने मौलिक कृति में, अपने थीसिस में प्रकाशित कराना, लेकिन जहाँ से, जिस कलाकार का, जिस स्रोत से इसका उल्लेख नहीं किया जाना, संदर्भ को बताना नहीं, ये आपका साहित्यिक चोरी कहलाता है। इसमें किसी का कंटेंट, फोटो या वीडियो बिना अनुमति के, विदाउट परमिशन प्रस्तुत करना या किसी से सेल कर देना, यह आपका प्लेगियरिज्म है। यह आपका साहित्यिक चोरी है, साहित्यिक चोरी। इसमें आपको 4 प्रकार के स्तर हैं। इसमें आपको 4 प्रकार के स्तर हैं। ये आपका सही उत्तर है। उसे पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। बी। समझा जाए कि इसका 4 स्तर है। प्लेगियरिज्म का 4 स्तर है। पहला स्तर को कहते हैं शून्य स्तर, 0 लेवल। दूसरा स्तर को कहते हैं प्रथम स्तर, और तीसरा है आपका द्वितीय स्तर। चौथा है आपका तृतीय स्तर। यह आपको परीक्षा में घुमा फिरा कर प्रश्न पूछता है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे कि हमारा साहित्यिक चोरी का स्तर कितने हैं। तो 4 हैं। पहला है शून्य स्तर, दूसरा प्रथम स्तर, तीसरा द्वितीय स्तर और चौथा है आपका तृतीय स्तर। तो इसमें समझा जाए कि शून्य स्तर, यह जो शून्य स्तर है, इसमें यहाँ तक जो भी साहित्यिक चोरी की जाती है उसका लेवल है आपको 0 से 10%। 0 से 10%। यहाँ तक 10% तक जो समानता रहेगी, समानता रहेगी, उसमें कोई दंड नहीं है, कोई दंड आपको नहीं है। कहाँ तक? तो 0 से 10%, और इसको कहते हैं शून्य स्तर। दूसरा है आपका प्रथम स्तर, दूसरा है आपका प्रथम स्तर, और इसका जो है परसेंटेज आपको 10 से 40% है। 10 से 40% तक यदि आपको समानता है तो इसमें आपको 6 माह 6 months के भीतर अपने थीसिस को संशोधित कर, अपने थीसिस को संशोधित कर जमा करना है। 10 से 40% पर इसको कहते हैं प्रथम स्तर। और तीसरा है स्तर आपका द्वितीय स्तर, आपका है स्तर द्वितीय स्तर, और इसकी जो है परसेंटेज आपको 40% से 60%, 40% से
60% तक यदि आपके थीसिस में समानता है तब आपको 1 वर्ष की अवधि के लिए संशोधित आलेख जो आपका थीसिस है उसे जमा करने से वंचित हो जाएंगे। ठीक है। चौथा हमारा है तृतीय स्तर। यह है हमारा तृतीय स्तर और इसमें आपको परसेंटेज है 60% से अधिक यानी प्लस 60% से अधिक की समानता है तब आपको रजिस्ट्रेशन जो है वह रद्द हो जाएगा। पंजीकरण जो है उसको रद्द कर दिया जाएगा। आपका एमफिल जो है वो कैंसिल्ड हो जाएगा। एमफिल आपका पीएचडी जो है वो आपका कैंसिल्ड हो जाएगा। ये आपका स्तर है, इसको ध्यान रखेंगे और अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि ये इससे संबंधित बार बार आपको घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो सवाल था हमारा यही कि तीसरा स्तर, तो तीसरा स्तर यही है जो 60% से एबव आपने चोरी किया, दूसरे के कंटेंट को लेकर आप अपने थीसिस में जोड़ दिए, तब आपको जब पंजीकरण है ये आपको निरस्त कर दिया जाएगा, ये आपका समाप्त कर दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा है कथन 1, आश्रित चर कभी भी द्विभाजी नहीं हो सकता। कथन 2 है स्वतंत्र चर सदैव द्विभाजी होता है। अंग्रेजी है इसकी, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, ए डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नेवर बी डाइकोटोमस। स्टेटमेंट 2 है एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज डाइकोटोमस। ऑप्शन आपको ए बी सी डी से सही कथन चुनना है, सही स्टेटमेंट कि ए बी सी डी और क्या होगा। तो सबसे पहले समझे कि आश्रित चर, आश्रित चर जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं चर, और चर के मतलब है चलना, जो हमेशा चलते रहता। तो यह आश्रित चर है, यह आश्रित है, स्पष्ट है कि यह किसी न किसी पर आश्रित है। तो इसका प्रयोग वैज्ञानिक परीक्षण में किया जाता है, वैज्ञानिक टेस्ट, साइंटिफिक टेस्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। यह आश्रित चर जो है वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर निर्भर करता है, यह स्वतंत्र चर पर निर्भर करता है। जब स्वतंत्र चर में, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में परिवर्तन किया जाता है, चेंजिंग किया जाता है, तो ऑटोमेटिक आश्रित चर जो है उसमें परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार आश्रित चर द्विभागी हो सकता है, लेकिन यह कथन हमारा है नहीं हो सकता, यह कथन आपका गलत है। स्वतंत्र चर सदैव द्विभाजी होता है, सदैव नहीं, यह कभी कभी आपको द्विभाजी होता है, तो यह कथन भी आपका गलत है। इस प्रकार बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। तो आपका सही उत्तर बी की ओर है, यह रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, जिन अध्ययनों में मनुष्य शामिल होते हैं उनमें ऊब और थकान जैसे मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों के कारण प्रतिभागियों में अल्पकालिक या दीर्घकालिक परिवर्तन हो सकते हैं। इससे आंतरिक वैधता को निम्नलिखित में से कौन सा खतरा होता है? ए, परिपक्वन संबंधी खतरा, बी, इतिहास संबंधी खतरा, सी, चयन संबंधी खतरा, डी, उपकरण संबंधी खतरा। अंग्रेजी है इसकी, इन
studies involving human subjects, there could be short or long-term change in participants because of psychological change like boredom and fatigue. This would constitute which of the following threats to internal validity? A. Maturation threat, B. history threat, C. selection threat और D है आपका इंस्ट्रूमेंशन थ्रेट। आपको A, B, C, D से सही ऑप्शन का चयन करना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले समझें कि हमारा सवाल में आंतरिक वैधता यानी इंटरनल वैलिडिटी क्या है? इसका है कि जिस सीमा तक साक्ष्य का एक भाग विशेष अध्ययन के संदर्भ में कारण एवं प्रभाव के कथन कॉज एंड इफेक्ट के कथन का समर्थन करता है, वह हमारा आंतरिक वैधता है, इंटरनल वैलिडिटी। इसमें सीमा के भीतर समान व्यक्तियों के बीच सही निष्कर्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मनुष्य शामिल होते हैं और उनमें ऊब और थकान जैसी मनोवैज्ञानिक परिवर्तन के कारण प्रतिभागियों में अल्पकालिक या दीर्घकालिक परिवर्तन होते हैं। यह आपको परिपक्वन संबंधी खतरा है, मैचुरेशन थ्रेट। ये आपका है सही उत्तर ऑप्शन ए। सही उत्तर का मिलान किया जाए। अगला प्रश्न, वह सांख्यिकीय परीक्षण जिसके द्वारा अनेक समूहों के मध्यमानों के बीच अंतर की संभावित सार्थकता का आकलन किया जा सकता है क्या कहलाता है? स्टूडेंट्स टी टेस्ट, प्रसरण विश्लेषण, युग्मित टी टेस्ट, कायवर्ग परीक्षण। अंग्रेजी है इसकी। ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट दैट permits assessment of possible significance of difference across means of multiple groups is student t-test, analysis of variance, paired t-test और D है आपका chi square टेस्ट। आपको सही ऑप्शन का चयन करना है A, B, C और D से। तो यह आपका एक परिभाषा है। किसका परिभाषा है? जो पूछ रहा है कहलाता है। यह है परिभाषा आपका प्रसरण विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का। इसमें कोई कटौती या हस्तक्षेप नहीं करना है। वह सांख्यिकीय परीक्षण जिसके द्वारा अनेक समूहों के मध्यमानों के बीच अंतर की संभावित सार्थकता का आकलन किया जा सकता है कहलाता है आपको प्रसरण विश्लेषण। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसको याद रखेंगे कि इसमें क्या है। सही उत्तर का मिलान ये रहा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अगला प्रश्न, जब प्रतिभागी किसी अध्ययन से बीच में ही बाहर हो जाते हैं जिससे प्रतिदर्श के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, तो इससे आंतरिक वैधता को निम्नलिखित में से कौन सा खतरा हो सकता है? ए, चयन संबंधी खतरा, बी, क्षयन संबंधी खतरा, सी, इतिहास संबंधी खतरा और डी है आपको परीक्षण संबंधी खतरा। अंग्रेजी है इसकी। व्हेन पार्टिसिपेंट्स ड्रॉप आउट ऑफ ए स्टडी लीडिंग टू चेंज इन द नेचर ऑफ द सैंपल, it would cause which of the following threats to internal validity? A, selection threat, B, attrition threat, C, history threat और D है testing threat। आपको A, B, C, D से सही ऑप्शन का चयन करना है। तो यह स्पष्ट है कि जब शोधकर्ता शोध करता है
और शोध करने के क्रम में ही बीच में ही वह छोड़ देता है, वह बाहर हो जाता है कि अब हमें शोध नहीं करना है। तो इसमें आंतरिक वैधता का कौन सा खतरा होगा? यह आपका एट्रिशन थ्रेट, चयन संबंधी खतरा है। बी है, चयन नहीं, इतिहास नहीं और परीक्षण नहीं, आपका एट्रिशन थ्रेट होगा। यह समझने वाली बात है, इसे समझा जाए। सही उत्तर का मिलान, एट्रिशन थ्रेट। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 आपका है, साहित्यिक चोरी, सामान्य ज्ञान और संयोगिक शब्दों के बारे में यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए समानता की जांच करते समय कितने क्रमागत शब्दों को बाहर किया जाएगा? अंग्रेजी है इसकी। अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशंस 2018 ऑन प्लेगियरिज्म, कॉमन नॉलेज और कॉन्सिडेंटल टर्म्स, up to how many consecutive words shall be excluded while checking similarity for detection of plagiarism? ऑप्शन आपका है ए 8, बी 12, सी 14 और डी 18। आपको सही ऑप्शन का चयन करना है, ए बी सी और डी सी। तो यह यूजीसी रेगुलेशन जो 2018 है उसके अनुसार जब साहित्यिक चोरी जो क्रमागत शब्दों को बाहर करने की बात है वह आपका है 14। सही ऑप्शन है आपका सी। सही उत्तर का मिलान किया जाए, ये रहा आपका सी। अगला प्रश्न, प्रश्न 9 है आपका, अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्लेगियरिज्म, ए सिमिलरिटी ऑफ 14% would correspond to which of the following levels of plagiarism? हिंदी इसकी है, साहित्यिक चोरी पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमन 2018 के अनुसार 14% की समरूपता साहित्यिक चोरी के निम्नलिखित स्तरों में से कौन से स्तर की होगी? आपको सही उत्तर का चयन करना है, ऑप्शन ए बी सी और डी से। तो पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा कि लेवल क्या है। ये यूजीसी रेगुलेशन का 2018 जो है उसका लेवल पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा कि 4 प्रकार का लेवल है। पहला 0, दूसरा फर्स्ट और तीसरा सेकेंड और तीसरा है आपका थर्ड लेवल, तृतीयक स्तर की। ये पिछला प्रश्न में हम लोगों ने बड़े सरल ढंग से समझा गया है, तो उस पर जब ध्यान देते हैं तो हमारा 14%, तो 0 लेवल जो आपको था याद आ रही होगी, उसमें था आपको 0 to 10%। तो ये हमारा था शून्य स्तर, यहाँ पर किसी प्रकार का दंड नहीं दी जाती है। और दूसरा था आपको 10% से 40%, उसको कहते हैं प्राथमिक स्तर। इसको कहते हैं प्राथमिक स्तर या लेवल 1। तो यहाँ पूछा जा रहा है सवाल कि 14% यानी 14% की समरूपता को किस स्तर पर होगी? तो स्पष्ट है कि यह हमारा 1 के अंतर्गत है, तो ऑप्शन बी की ओर जा रहा है। एक प्राथमिक स्तर पर ये होगा। इसको पिछले प्रश्न में जो समझाया गया है उसे नज़रअंदाज नहीं करना है, बिल्कुल सरल तरीका से है और उसे माइंड मेकअप आपको करना ही है, तब जाकर इस पर आधारित आपका प्रश्न किसी भी कठिनाई स्तर का होगा तो आसानी से आप इसको समाधान कर सकते हैं। उसका लेवल ध्यान में रखेंगे। सही उत्तर का मिलान, ये रहा आपका सही उत्तर, ऑप्शन बी। एक है प्राथमिक स्तर। तो वीडियो अब ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। पुनः हम लोग अगले सेशन में नए नए प्रश्नों को लेकर आएंगे और अच्छे से इसका
समाधान करेंगे, तब तक सेशन को बाइंड अप किया जाता है। जय हिंद।